और कई बार आप सब लोग ये जानना भी चाहते होंगे कि बजट को ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम 30 मार्च तक आते आते बजट की स्वीकृति प्रदान कर देंगे। उसके पीछे उद्देश्य यह था कि पहले जब बजट पेश होता था तो मई जून तक चला जाता था, जब तक प्रस्ताव पारित होता था राज्यों को या केंद्र को। जुलाई अगस्त आ जाता था, उसके बाद बारिश का मौसम हो जाता था, काम में बाधा उत्पन्न होता था। फिर जब बारिश खत्म होता था तो त्योहार का माहौल पूरे भारतवर्ष में रहता था। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने तय किया है कि मार्च के अंतिम तक इस बजट को पारित करके और एक रूपता लाया, जो अंग्रेजों के जमाने के समय से जो बजट पहले दोपहर में पेश होता था उसका लिंक था। जब अंग्रेज भारत को शासित करते थे तो जब उनका सुबह 11 बजता था तो हमारे लिए तो उसमें परिवर्तन किया गया। ये सबको याद रखना पड़ेगा। ये देश के और कई सारे सुधार के प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और लगभग 350 रिफॉर्म्स, हम बड़े सरल शब्दों में कहते हैं कि रिफॉर्म्स, सुधार। लेकिन ये सुधार क्या है? और हर बार जब प्रधानमंत्री जी से रिफॉर्म्स की बात करते हैं, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से हो या वित्तीय दृष्टिकोण से है, देश के आम आदमी को कैसे उसका जीवन का स्तर बढ़ सके, कैसे उसकी जीवन की सहूलियत बढ़ सके, कैसे देश की सरकार और राज्य सरकार मिलकर के उसमें अपनी भागीदारी दे सके, ये उसका उद्देश्य है। और अभी तक लगभग 350 रिफॉर्म्स भारत की सरकार ने किया है। मैं राजनीतिक विषयों पर अभी नहीं जाऊंगा कि कुछ रिफॉर्म्स की क्या परिचर्चा है, लेकिन देश की सरकार ने निरंतर किया है। और इस बार के 3 लक्ष्य थे जो आप लोगों ने बजट भाषण में सुना, कर्तव्य 1, कर्तव्य 2 और कर्तव्य 3, और वहीं से शुरुआत की गई थी बजट की भाषण। और सबसे पहले था प्रोडक्टिविटी और इंटरनेशनल नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता का ये पहला दौर था। दूसरा था कैपेसिटी बिल्डिंग, किस तरह से हर स्तर पर, हर राज्य, हर गांव से लेकर के बड़े कॉर्पोरेट्स तक, बड़े उद्योग तक, सरकार के विभिन्न अंग तक कैसे आप प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाएंगे और कैपेसिटी बढ़ाएंगे, ताकि पूरी दुनिया के साथ आप की भूमिका प्रमुख है। जहां एक तरफ ग्लोबल साउथ में संकट का माहौल है, साउथ ईस्ट एशिया में भयंकर आपसी तनाव है, रशिया और यूक्रेन में तनाव है, तो दूसरी तरफ चीन एक बड़े ताकत के रूप में उभर करके खड़ा है। किस तरह से भारत इस पूरे ग्लोबल परिदृश्य में कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, ये चुनौती स्वीकार करके आज हम लोग सरकार में हैं। और तीसरा लक्ष्य था कर्तव्य में कि हर व्यक्ति, हर इंसान, हर परिवार, जो अंतिम परिवार है, उस तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचे। तो मैं आपको प्रमुख तौर से जो विषय हमारे सामने है उसको रख दूंगा। उसके बाद झारखंड के बजट में क्या क्या संभावनाएं हैं, और फिर आप जो सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और बायोफार्मा का विशेष रूप से हब बनाने की घोषणा की गई है। कई बार हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, और इस समय बैठे हुए आप जिस कैमरा से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, जिस टेलीफोन मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, ये जो ऊपर में बत्तियां लगी हैं या ये माइक्रोफोन है, ये साहब का यहाँ घड़ी हो, आपके जीवन के हर, चाहे वो रॉकेट साइंस में हो या एयरक्राफ्ट में हो या गाड़ी में हो या ऑटोमेशन में हो या लिफ्ट में हो, सेमीकंडक्टर की एक बड़ी भूमिका है। और वो सर्किट बनाने के लिए आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ताकत सेमीकंडक्टर के लिए अमेरिका है या चीन है। ये सामान्य रूप से हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन देश की सरकार ने सेमीकंडक्टर्स पर एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है और उसमें राज्यों की भागीदारी, ये बड़ा कैपिटल इंटेंसिव होता है और हाई प्रिसिशन का होता है। 1 सेंटीमीटर के चिप में रांची जैसे शहर की विद्युत की व्यवस्था का संचालन का मॉनिटरिंग किया जा सकता है। ये एक ताकत होता है, चाहे वो स्पेस में हो, रॉकेट साइंस में हो। उसके जो दुनिया में सेमीकंडक्टर पर, माइक्रोचिप पर अपनी ताकत जमा लेता है, वो देश में आने वाली पीढ़ी के लिए ताकत होगा। इसलिए सेमीकंडक्टर पर सिर्फ देश के स्तर पर ही नहीं, राज्यों की भी प्रतिस्पर्धा बढ़ा करके राज्यों की भागीदारी के लिए एक बड़ी योजना कायम की गई है।
और सेमीकंडक्टर के साथ साथ अगर भारत अभी भी सबसे आगे है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में उसमें ही बड़े रूप से मैन्युफैक्चरिंग के लिए बढ़ावा दिया है।